आपने तो हमारी जर्नी, इटिनाव की जर्नी पूरे 1.5 दशक से देखी है। आपने इंडियन इकोनॉमी की जर्नी करीब 3 दशक से देखी है, जब से आप एक इन्वेस्टर रहे हैं। कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस बताएं आप कि कैसे, जैसे मैं निकुंज से हम बात कर रहे थे कि निफ्टी जो है 3900 का था जब इटिनाव लॉन्च हुआ था, आज 19,000 पे बैठा हुआ है। तो ये लंबी अवधि का एसोसिएशन हमारा और आपका ऑब्जर्वेशन बाजार का और इकोनॉमी का, कुछ बताएं। भाई ऑब्जर्वेशन तो देखो ऐसा ही है ना कि सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई यार, आपकी सालगिरह के ऊपर में। और ईश्वर करे कि आप लोग इसी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति आप लोग करो और बढ़ते रहो इसी तरह। और दूसरा मार्केट का जर्नी का सवाल है कि वो देखो एक्चुअली क्या है ना, वो जैसे वो वॉरेन बफेट बोलते हैं ना कि हाँ भाई मैंने अमेरिका में पैदा हुआ, ये सबसे पहला मेरा जो गुण है या समझो जो ब्लेसिंग है ईश्वर की, वो ये है कि भाई मैं यूएस में पैदा हुआ। तो वही ब्लेसिंग अपने लोग के जैसे छोटे आदमी, हम लोग के लिए भी वही ब्लेसिंग है छोटे आदमियों के लिए। भाई हम पैदा हुए, हमारी इंडिया में पैदा हुए, हमने वो ग्रोथ देखी। आप सोचो अगर उसी समय अगर सपोज कोई आदमी 1980 या 90 में अगर जापान में पैदा हो जाता तो वो स्टॉक मार्केट की ग्रोथ देख नहीं पाता। तो ये तो ये आपके कर्म है या समझिए या जो भी है। तो और सही राइट टाइम पे सही चीजें होती है, उसी की वैल्यू होती है। आप भी मार्केट के अंदर में आए, 14 साल आपने गुजारे और आपने भी एक अच्छे समय पे आपने लोगों ने एंट्री की। तो इस बोलकर वो दोनों प्रगति साथ साथ हुई, देश की भी प्रगति हुई, चैनल की भी प्रगति हुई, इन्वेस्टर की भी प्रगति हुई। और जहां तक सवाल है, ये जो 6 गुना आप इंडेक्स बता रहे हो, 3,800 का जो 19,000 जो भी है, ये समझिए 6 टाइम जो भी है, 5 6 7 टाइम जो हुआ है इस दरमियान। आप देखोगे यार अजय भाई, तो कई शेयर्स तो ऐसे हैं जो 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना, 500 गुना, 1000 गुना सब शेयर्स बढ़े हैं यार। तो इंडेक्स कभी कोई बहुत ट्रू पिक्चर मार्केट का या समझिए मार्केट का देता होगा, ओवरऑल मार्केट का। तो ये मार्केट ऐसा समंदर है, यहाँ पर हर चीज आपको मिलती है यार। तो मेरा एक कोट भी है कि मार्केट इज लाइक एन ओशन। कोई आदमी यहाँ पर खाली तफरी करने के लिए, पैर वैर भिगाने के लिए जाते हैं, कोई नहाने के लिए जाते हैं, कोई मछली पकड़ने जाते हैं, कोई मिनरल पकड़ने जाते हैं। और जितना डीप आप जाओगे उतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका ज्यादा आपका है। और लेकिन फायदा भी वैसा ही जी है, रिवॉर्ड भी वैसा ही है। तो ये शेयर बाजार का जी। और इंडिया की इकोनॉमी को दर्शाता है भाई। विजय भाई, आप हमेशा मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में उस तरह के बिजनेसेस को स्टडी करते आए हैं। और कहा जाता है हमारे देश के बारे में कि अभी इनफैक्ट अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट भी आई थी कि एशिया में सबसे ज़्यादा मल्टी बैगर्स इंडियन मार्केट ने निकाले। देश की जो असली जो हालत है, वो मिड कैप और मिड छोटे और मंझोले बिजनेसेस ज़्यादा कैप्चर करते हैं। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप लंबी अवधि उन्हें होल्ड करके रखें, आपका इस मामले में क्या व्यू है आपका? क्या मामले मैं तो मिड कैप इन्वेस्ट करता हूँ दोस्त, बराबर है। क्योंकि अपने पास तो क्या छोटी कैपिटल है। मैं कोई म्यूचुअल फंड हूं नहीं, लोगों का पैसा मैनेज करता नहीं हूँ। ऐसा है नहीं कि मेरे को 50,000 करोड़ मैनेज करना है तो मेरे के लिए मिड कैप के अंदर में मेरे को जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, इस बोलकर मेरे को लार्ज कैप करना पड़ेगा। मेरे को क्या मिड कैप इस बोलकर अपना कैपिटल के हिसाब से अपने लिए तो मिड कैप एकदम फिट फिट बैठता है भाई। क्योंकि क्या है ना, एक हाथी को टर्न अराउंड करने के लिए टाइम लगता है कि अगर एक हाथी को घूमना अगर हो, समझिए जो टर्न अराउंड जिसको बोलते हैं उसको टाइम लगता है। लेकिन छोटा जानवर अगर वो चूहे को अगर घूमना हो तो फट से वो घूम जाएगा। तो अपने को तो मिड कैप ही पसंद आता है, क्योंकि अपने हिसाब से उसमें मल्टीप्लिकेशन की जो संभावना है वो मिड कैप के अंदर में जी। ज्यादा रहती है। आपने हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ काफ़ी तवज्जो दी है। मैं स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बहुत समय के बाद काफ़ी उसके अंदर बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो पॉलिसी साइड से हो। कई कुछ कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, आपने भी उसके अंदर अपने पैर गीले किए हैं। कई मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपका क्या व्यू है इस समय उस तरह के स्टॉक्स और कंपनीज का नेक्स्ट 3 से 5 साल? मेरे को क्या लगता है ना अजय भाई, मेरे को लगता है कि जो केपेक्स का जो थ्योरी है ना, जो जी 2003 से लेकर 2007 तक चला था, और हर कंपनियां क्या कैपेक्स की थी, और उसके बाद में समझिए वो सबको मालूम हो स्थिति डावाडोल हो गई, फिर वो एनपीए बन गया और उसके कारण बैंकें सब प्रॉब्लम के अंदर में आ गई। अभी मेरे को लगता है उसका एक अच्छा रूप, उस गलतियों से सीख के, एक वो तो हुआ, वो फ्लुक में हो गया समझिए। अब उन गलतियों से सीख कर एक नया अध्याय शुरू हो रहा है ये कैपेक्स वाले मोड के अंदर में। गवर्नमेंट इतना अभी तक का जो कैपेक्स हुआ पिछले 5 7 8 10 सालों में जो भी हुआ सब गवर्नमेंट ने किए हैं। अब ये प्राइवेट कैपेक्स भी चालू हो रहा है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था शशिकांत दास जी का, आरबीआई जो गवर्नर है। वो बताते हैं कि प्राइवेट कैपेसिटी जो यूटिलाइजेशन है वो 75% है, और एज पे सीआईआई उससे भी ज्यादा है।
तो शायद 78-80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। और जनरली वो 70-75 के बाद में कैपेक्स चालू होता है, क्योंकि उसको इंस्टॉल करने में, कैपेसिटी आने में भी 2 साल लग जाते हैं। तो मेरे को लग रहा है ये बड़ा एक बूम कैपेक्स के अंदर में आने वाला है, और हर चीज की डिमांड बढ़ने वाली है, चाहे वो पावर सेक्टर की बात करो, चाहे स्टील की बात करो, या सीमेंट की बात करो, या कोई भी चीजों की बातें करो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये मेरे को लग रहा है ये नया सनराइज इंडस्ट्री है, और इसके अंदर इसका नया अध्याय शुरू हो चुका है। और जो पहली बार जो गलती हुई थी, किसी को भी लोन मिल गया, किसी को भी पैरवी लगा के लोन ले लिया, कुछ भी प्लान डाल दिया, बाद में एनपीए हो गया। अब वो बैंकें भी सारी बैलेंस शीट क्लीन हो गई है, तो अब पैसा उस आदमी को मिलना भी मुश्किल है जिनका काम खाली गोरख धंधा है, जिनका खाली हेरा फेरी करने का है। तो अब रियल इन्वेस्टर होंगे, रियल एंटरप्रेन्योर होंगे, रियल मनी होएगा, और रियल रिटर्न रिटर्न होएगा। तो मेरे को लग रहा है ये एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, ये नई सनराइज इंडस्ट्री है, और ये 4-5 साल ये चलना चाहिए। नए अध्याय से डिफेंस पर भी बात आती है। हमने जिस हिसाब से डिफेंस के ऊपर इस सरकार का फोकस देखा है, काफ़ी लंबे समय तक नहीं देखा। बड़ी बड़ी कंपनियां काफ़ी आगे ग्रोथ की बात करती हैं। डिफेंस को आप कैसे एनालाइज करते हैं? एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, यहाँ मौके बन सकते हैं अच्छे? मौके बन चुके हैं ऑलरेडी यार। डिफेंस के शेयर देख, 3-3 गुना 4-4 गुना हो गया भाई। वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ₹950 में, कितना में वो एफपीओ क्या बोलते हैं, उसने कुछ किया था 850-900 में यार। 3500-3700 कुछ भाव हो गया, 4 गुना हो गया भैया। इसी तरह और भी सारे शेयर सब 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गए। तो एक अच्छा रन तो आ ही गया पिछले 2 साल में डिफेंस में। तो गवर्नमेंट का जो जो गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है, वो इसी के थ्रू कर रही है, डिफेंस के थ्रू कर रही है, रेलवे के थ्रू कर रही है। रेलवे में क्या कैपेक्स हो रहा है, रेलवे में कर रही है, रोड रोड के थ्रू हो रहा है। तो ये स्टोरी ऑलरेडी प्ले आउट बहुत हद तक हो गई है, लेकिन ये आगे और कई साल चलेगा, मेरे को ऐसे लग रहा है। स्टॉक बीच बीच में आपको लगेंगे एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो वो ये स्टॉक एक्सपेंसिव भी होंगे क्योंकि इनकी रिलेटिंग हो रही है। पहले ये 5-7-8-9-10 के पी में मिलते थे भाई। अभी ये शेयर आपको 25-30 के पी में मिलने वाले हैं, और वहां पर मेंटेन होने वाले हैं। अभी ये ऐसा नहीं है, मेरे को में बबल नहीं लगता है। 3700 का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो सकता है 3000 हो जाए, 3200 हो जाए, मालूम नहीं है, या नहीं भी हो, ये नहीं मालूम है। लेकिन उसकी स्टोरी खत्म नहीं होने वाली है। इनमें जो मोमेंटम है, मेरे को लग रहा है ये शुरुआत हुई है, ये कुछ सालों तक रहना चाहिए। ऑटो सेक्टर पे आपकी क्या राय है, स्पेशली ऑटो एंसिलरी? और ऐसे कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनी जो अपने पुराने कारोबार को छोड़ के, पुराने धंधे से नए न्यू एज ईवी रिलेटेड पार्ट्स, ईवी क्या चारों तरफ के इकोसिस्टम में भाग लेना चाहते हैं। ऑटो एंसिलरीज की तरफ आपकी क्या राय है? मेरे को ये अच्छा लगता है यार। ये मेरे को लग रहा है ऑटोमोबाइल के अंदर में एक नया मूव, अप मूव वापस चालू हुआ है। जिस तरह के आप इंटरव्यू सुनो मारुति के, जो उनके चेयरमैन जो बता रहे हैं, जिस तरह से बातें हो रही है, और भी जो हम आंकड़े आते रहते हैं, डेटा आते रहते हैं कि इस गाड़ी में इतनी बुकिंग है, उस गाड़ी में इतनी बुकिंग है। अब फर्दर अभी ये कमर्शियल व्हीकल के अंदर में वापस कुछ अप मूव चालू हुआ है। तो एंसिलरीज को नेचुरली एंसिलरीज उनको सप्लाई करेगी, वो भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बेनिफिट होने वाले हैं। और जब तक इलेक्ट्रिक का सवाल है, मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है कि ये जो आईसी इंजन जो है ये तुरंत खत्म हो जाएगा। डीजल हो सकता है 4-5 साल के अंदर में कुछ इधर उधर हो जाए, खत्म हो जाए, 2-3 साल में, 4 साल में, जो भी हो। पेट्रोल भी चलने वाला है और 10 साल चलने वाला है शायद। ये एक्सपर्ट आपको ज्यादा बताएंगे, मैं एक्सपर्ट की बात सुनकर ही खाली आपको रिपीट कर रहा हूँ। और स्पेशली जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल जो है, जैसे सीएनजी वगैरह है, इनका भी एक नया वापस इनका युग चालू हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक को फुल फ्लेज आने में बहुत टाइम लगने वाला है इंडिया के अंदर में। तब तक ये दूसरी जो आईसी इंजन को जो सप्लाई कर रहे हैं, खत्म नहीं होने वाली है एंसिलरीज यूनिट। ये इनकी कामधेनु गाय है। ये कमाएंगे उससे और खर्चा करेंगे ईवी में, क्योंकि ईवी के अंदर में अभी उनको वॉल्यूम भी नहीं मिलने वाला है, मार्जिन भी नहीं मिलने वाले हैं। टेक्नोलॉजी भी चेंज होती जा रही है, और हर साल टेक्नोलॉजी चेंज होगी। तो उनके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग आर&डी। तो जिस कंपनी में स्ट्रॉन्ग आर&डी है, स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है, टेक्निकल जो टेक्निकली जो साउंड है, वो ईवी एंसिलरीज यूनिट सर्वाइव करेगी लॉन्ग टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट होना जरूरी है। वो शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट इनको पेट्रोल का और डीजल में जो भी सामान बेच रहे हैं, उनसे वो प्रॉफिट आएगा। जैसे मैंने कामधेनु गाय, उसी गाय से फिर ये अपना पनीर बनाएंगे या उसी में सस्टेन करेंगे तब तक। तो ऐसी बहुत कंपनियां एंसिलरीज में, मेरे को इसमें अच्छा तेजी लगती है मेरे को। विजय भाई, ऐसा है कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने के लिए ओवर ए लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि में, कुछ अपने बिहेवियर्स पे किस तरह कंट्रोल करना चाहिए? आप कई बार इस बारे में बात करते हैं कि भाई मार्केट पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, आप अच्छे कंपनी लेके बैठ सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने बिहेवियर को इस तरह से ऐसा ढाल सकते हैं कि हमें उतार चढ़ाव पे फर्क ना पड़े? बिहेवियर का कितना रोल होता है एक लॉन्ग टर्म में बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए?
अजय मेरे को तो लगता है बिहेवियर का ही रोल है भाई यहाँ पे। और क्या रोल है मेरे को बताओ ना। आप जिस हाँ आपको केवाईएस इज मोर इम्पोर्टेंट देन केवाईसी। मेरा एक कोट है यार, नो योर सेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट देन नो योर क्लाइंट। तो केवाईसी फॉर्म भरने के पहले अपने आप को देख भाई यार कि तू यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। रात को तेरी नींद खराब नहीं हो रही है ना, कहाँ तुमको गुस्सा आ रहा है, किधर तुमको यहाँ पर ये कामनेस बहुत जरूरी है। यहाँ पे शेयर्स को पहले जज करने के पहले अपने कैरेक्टर को, अपनी कैरेक्टरिस्टिक को जज करना बहुत जरूरी है। ये खेला ही पूरा बिहेवियर का मेरे को तो लगता है। कभी कभी आप और मैं हो सकता है एक शेयर एक ही न्यूज पे एक ही टाइम पे लेते हैं, लेकिन अगर हम जर्नी 4 साल की देखेंगे या 6 महीने की जर्नी या 5 साल की, जो भी जर्नी, अगर वो जर्नी हमारी अलग अलग रहेगी। आप अलग बिहेव करोगे, मैं अलग बिहेव करूंगा। हो सकता है आपने 4 साल तक होल्ड करके रखा, हो सकता है मेरा शेयर 50 का 250 हुआ, 250 वाला वापस 50 हो गया और मैं निकल गया। आपने उसको ऐड करके रखा और बाद में वो 1000 रुपया हो गया, फॉर एग्जाम्पल। ये पूरा बिहेवियर है। तो आपको यहाँ पे पूरा एक संतुलित माइंड, मेरे को लगता है कि जैसे मेरा कोड भी है कि इन्वेस्टिंग इज लाइक योगा। वो योग में जैसे दिखाते हैं ना, माइंड बॉडी एंड सोल हैव टू बी अलाइंड टुगेदर। यहाँ वो अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। आपका माइंड का कामनेस, आपका अपना पर्सपेक्टिव सुनना, सबका करना अपने मन का। और जब जब आपका शेयर बढ़ता है तो ज्यादा उत्तेजित नहीं होने का कि मैं तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा और मैं दुनिया जीत लिया। ये सब यहाँ पर कुछ नहीं है भैया। और जब गिर जाता है तो ये नहीं करना है कि मेरे में तो बुद्धि नहीं है, मैं तो बकवास है, मेरा तो डिप्रेशन में आ गया, मेरा तो शेयर। ये सब चीजों से आपको उठना पड़ेगा। और भाई ये सब चीजें समय से आती है, ये अनुभव से आती है। इसी बोलकर नए इन्वेस्टरों को ये सलाह दी जाती है कि भैया आके तुरंत इन्वेस्ट मत करो, अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मत करो, थोड़ा म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ, थोड़ा बाजार को समझो। तो ये एक जर्नी है भाई, लेकिन बिहेवियर का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा योगदान है। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया विजय भाई, अपना अनुभव हमसे शेयर करने के लिए, और ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन हमेशा करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।